स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं एसी के नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक एसी सोर्स के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर लगाएं, या फिर हमने इनके कॉम्बिनेशंस भी पढ़े कि आरसी सर्किट, एलआर सर्किट और एलसी सर्किट, ये अगर एक एसी सोर्स के अक्रॉस लगे हुए हों तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कितना फेज डिफरेंस रहता है, कितनी उनकी वैल्यू आती है, रिएक्टेंस क्या रहता है, इम्पीडेंस क्या रहता है, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। हमने एलसी ऑसिलेशन में रेजोनेंस भी पढ़ा कि अगर अप्लाइड सोर्स का जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा, वो एलसी ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी विच इज 1/√LC के इक्वल हो तो रेजोनेंस कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में करंट इनफाइनाइट हो जाता है ना। ये सारी बातें हमने यहाँ तक कर ली थी। आगे आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन चलेंगे एलसीआर सर्किट की तरफ। मतलब अगर तीनों एलिमेंट्स एक सर्किट में हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, डेटा साथ में लिखते रहेंगे। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू 200√2 साइन ऑफ 100t वोल्ट्स, ऐसा आपको एक सोर्स दे रखा है, इज कनेक्टेड टू अ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर थ्रू एन एसी अमीटर, एक एसी अमीटर के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर, ये आपसे पूछा गया। एसी अमीटर की रीडिंग कितनी होगी। ठीक है, तो चाहे तो आप सर्किट बना लीजिए, छोटा सा सर्किट है, कैपेसिटर है, यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, ऐसा एक सिचुएशन है। अपने को इस अमीटर की रीडिंग पता करनी है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, कितना करंट फ्लो होता है, और ये बात कैसी है, सिर्फ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है एसी सोर्स के अक्रॉस, तो कितना करंट फ्लो होता है कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई हमें पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो कोई है नहीं, जो भी अपोजिशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस की वजह से मिलेगा, विच इज इक्वल टू एक्सी। ये एक्सी हमें कैलकुलेट करना है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए पता है हमें कि ओमेगा चाहिए। ओमेगा कहाँ से आएगा, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसे हम कंपेयर करते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी से। यहाँ से आपको ई नॉट मिल रहा है 200√2 के बराबर, और ओमेगा मिल रहा है 100 के बराबर। क्लियर है बात, यहां से आपको ये मिल गया। अब एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc, 1/100 इंटू सी इज 10⁻⁻6 फैरेड। 1 माइक्रोफैरेड मतलब 10⁻⁻6 फैरेड, ये दे रखा है आपको। यहां से आपको मिला ये 10⁻⁴ ओम्स, ये आपको मिल गया एक्स सी। क्लियर है बात। अब करंट निकालना है, तो करंट की वैल्यू अपने को पता है होती है आई इक्वल टू ई बाय जेड, ये अपन ने पढ़ा था, आई इक्वल टू ई बाय जेड, ओम्स लो। आर को रिप्लेस करना है टोटल अपोजिशन जेड से। अब टोटल अपोजिशन यहाँ तो सिर्फ कैपेसिटर ही है, मतलब जेड इक्वल टू एक्स सी ही होगा, तो अपने को ये ई बाय एक्स सी ही करना है बेसिकली। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे जो कुछ ध्यान में आती है वो ये है कि हमें वैल्यू कौन सी चाहिए। भाई एसी में हमने बहुत सारी करंट वैल्यूज पढ़ी थी, पीक पढ़ी थी, आरएमएस पढ़ी थी, मीन पढ़ी थी, यहाँ कौन सा पूछा गया। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एसी मीटर की रीडिंग, और हमने बात लिखी थी एक कि जो भी एसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आरएमएस रीडिंग करते हैं, आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। तो हमें एक्चुअली यहाँ पूछा गया है आई आरएमएस, तो आई आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी ई आरएमएस बाई एक्ससी। और ई आरएमएस कितना होता है, अगर ई नॉट पता है तो ई आरएमएस भी लिखा जा सकता है, ई आरएमएस इक्वल टू ई नॉट बाई √2। साइनोसॉइडल के लिए हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ई नॉट बाई √2 टाइम्स एक्स सी। सारी वैल्यूज आपको पता है, आप फाइनल आंसर बताएंगे। ई नॉट की जगह रखेंगे 200√2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 10⁻⁴। जो करंट की वैल्यू आपके पास आती है वो आती है 20 मिली एम्पियर्स। ठीक है, 20 मिली एम्पियर्स इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0.21 हेनरी इंडक्टर, 0.21 हेनरी का एक इंडक्टर एंड 12 ओम रेजिस्टेंस,
12 ohm resistance are connected in series. तो कैसा सर्किट हो गया ये? LR सर्किट हो गया. To a 220 volt 50 hertz AC source. ये सोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 200 हर्ट्ज एंड 220 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज एसी सोर्स ये आपको गिवन है. ठीक है. पूछा गया आपसे कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द सोर्स वोल्टेज. आपको पूछा गया करंट बताइए सर्किट में कितना है. दूसरी बात फेज एंगल पूछा गया आपसे करंट और एसी सोर्स के बीच का. ठीक है. तो ये दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है. निकाल सकते हैं, हमने पहले भी सारी बातें करी हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे एलआर सर्किट है. एलआर सर्किट में टोटल अपोजिशन भाई एक तो रिएक्टेंस से मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस भी है. टोटल इम्पीडेंस बनाना पड़ेगा. तो पहले एक्सएल निकालते हैं. एक्सएल जो आपको होगा वो होता है ओमेगा एल के बराबर. तो ओमेगा एल कैलकुलेट करो. ओमेगा आपको दे रखा है 2 पाई एफ. ये 50 हर्ट्ज, ये है एफ. तो ओमेगा हो जाता है 2 पाई एफ. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपको 2 पाई इंटू 50. दिस इज ओमेगा. एल आपको दे रखा है 0.21. तो एक्सएल आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 21 पाई ओम्स. ये आपको मिला एक्सएल. दूसरी बात आर आपको गिवन ही है 12 ओम्स. तो अपन जेड निकाल सकते हैं रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. ठीक है. कितना आ जाएगा ये? रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 21 पाई का स्क्वायर. आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो लगभग मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 67.02 ओम्स. ठीक है. कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा. मैं आपको बता रहा हूँ. अपने क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं. तो ये वैल्यू आपको मिलेगी लगभग 67.02 ओम्स के बराबर. अब अपने को पूछा गया था आई. अपने को पता है आई होता है V बाय Z के बराबर. V आपको दे ही रखा है ऑलरेडी, या V की जगह अपन E लिख लेते हैं. अपन E लिखे आ रहे हैं आज तक. तो E बाय Z. E आपको दे रखा है 220 वोल्ट्स. Z अभी आपने कैलकुलेट किया है 67.02. यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी 3.28 एम्पियर्स. आपको पूछा गया था फाई की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी. क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x बाई r. तो यहाँ पे xl है वो यूज कर लेंगे. tan इनवर्स xl इज 21 पाई बाई 12. ये आपका आंसर आएगा. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5.5. जब फाइनल आंसर बताएंगे 5 का तो ये आंसर आता है 79.7 डिग्रीज के बराबर. और इसमें कौन लीड कर रहा होगा, कौन लैग कर रहा होगा? एलआर सर्किट है. एलआर सर्किट में कौन लीड करता है? एल में कौन लीड करता है? वोल्टेज. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि करंट जो है वो लैग करेगा बिहाइंड वोल्टेज बाय 5. ठीक है. एलआर सर्किट में हमें याद रखना है करंट लैग करता है. तो करंट लैग्स बिहाइंड AC voltage बाय 5 एंगल. ठीक बात. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन 100 वोल्ट DC इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल. 100 वोल्ट DC आपको दे रखा है इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल. A current of 1 ampere flows through it. Okay. तो एक 1 एम्पियर का करंट यहां से मिला. When 100 volt AC of 50 hertz is applied to the same coil, तो only 0.5 एम्पियर flows. करंट आया इस बार सिर्फ 0.5 एम्पियर. तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. क्या क्या पूछा गया? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. अब यहाँ पे कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो याद कीजिए हमने जब सिर्फ इंडक्टर पढ़ा था हमने एसी सोर्स के क्रॉस, तो हमने बात करी थी कि अगर ओमेगा 0 हो जाए तो इंडक्टर का कोई मतलब नहीं रहता. ओमेगा 0 होना मतलब डीसी करंट हो जाना. तो वही बात यहाँ पे हम यूज करेंगे कि अगर एलआर सर्किट में
ओमेगा 0 हो जाए तो बात रहती है सिर्फ रेजिस्टेंस की। तो ये जो अपना केस आ रहा है इसमें एल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे डीसी सोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपना आर। ठीक है, तो बस यहाँ से आप देखेंगे आर इक्वल टू वी बाई आई विच इज 100 ohms, क्योंकि 100/1 इज 100 ohms। तो आर आपको मिल गया 100 ohm। अब आप यहाँ पे आएंगे, ये आपको क्या देगा, एसी सोर्स है, एसी सोर्स में नेट मिलता है जेड से, तो जेड इक्वल टू वी बाई आई, ये यहाँ का ओम्स लॉ है, आर को जेड से रिप्लेस करना होता है। वी आपको दे रखा है 100, आई दे रखा है 0.5, मतलब ये आएगा 200 ohms। जेड आपको मिल गया 200 ohms। और जेड किस किस से मिलके बनता है, हमें पता है जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर की बात हो रही है, कॉइल की बात है, कैपेसिटर नहीं है, तो एक्स के जगह में सीधा सीधा एक्सएल लिख सकता हूँ। जेड स्क्वायर अगर लिखा जाए तो मैं लिखूंगा 200 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज 100 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ से आपको एक्सएल जो मिलेगा वो मिल जाएगा, या चलिए इसको ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आपको एक्सएल मिल जाएगा लगभग 3 इंटू, हाँ 10⁻⁴, क्योंकि 200 स्क्वायर इज 4 इंटू 10⁻⁴, 100 स्क्वायर इज 10⁻⁴, आपको एक्सएल स्क्वायर मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁴। अब व्हाट इज एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। तो एक्सएल के अगर मैं अलग से लिखूं तो लिखूंगा ओमेगा एल। ओमेगा डायरेक्ट तो दिया नहीं है, तो मुझे पता है दिस इज एफ, एफ गिवन है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा के जगह लिखा जा सकता है 2 पाई एफ इंटू एल, दिस इज एक्सएल। तो इसका स्क्वायर आपको गिवन है, तो अगर मुझे एल निकालना है या एल स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, या अपन एल ही लिख लेते हैं, चलिए सीधा सीधा, क्योंकि स्क्वायर करके फिर से रूट लेने का कोई मतलब नहीं है। तो एल आएगा यहां से एक्सएल बाय 2 पाई एफ, ये मिल रहा है, और एक्स एल क्या है, रूट ऑफ दिस बाय 2 पाई इंटू 50, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.55 हेनरीज। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर 0.55 हेनरीज। 10⁻⁴ का रूट हो जाएगा 10⁻², रूट 3 की वैल्यू अपने को पता है, 2 और पाई की वैल्यू भी अपने को पता है, यहाँ से अपने इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है कि जब डीसी सोर्स दे रखा है तो ओमेगा 0 होता है, ओमेगा 0 होते ही हमारा ओमेगा एल 0 हो जाता है, इसलिए वहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है एसी है, इसका ओमेगा दे रखा है, इज फेड अक्रॉस रजिस्टर आर एंड अ कैपेसिटर सी इन सीरीज। ठीक है भाई, एक रजिस्टर आर है, कैपेसिटर सी इन सीरीज है, इसके अक्रॉस एक एसी सोर्स दिया गया जिसकी ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है। द करंट रजिस्टर्ड इज आई, ओके, करंट इसमें चला आई। इफ नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स is changed to omega by 3 but maintain in the same voltage, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी ओमेगा बाय 3 से, मेंटेनिंग सेम वोल्टेज, मतलब जो ई था वो सेम रहा है अभी भी। द करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी हाफ्ड, तो आई की जगह हो गया आई बाय 2, जब ओमेगा से ओमेगा बाय 3 किया तो आई से आई बाय 2 हो गया। ओके, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस एट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस, मतलब x by r एट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो x यहाँ पे l तो है नहीं, तो सिर्फ c होगा, तो कुल मिला के आपको xc by r पूछा गया है एट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो xc का फॉर्मूला तो अपने को पता है क्या होता है, 1 by ओमेगा c और r, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें इसको, इस बारे में बात करते हैं। तो भाई अपने को पता है कि जो करंट है वो होती है v by z के बराबर। ओके, आई इक्वल टू वी बाय जेड या ई बाय जेड जिसको अपन लिख रहे हैं। ओके, जब ओमेगा है
तो z की वैल्यू कुछ और होगी, जब ओमेगा बाई 3 हो जाएगा तो z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये बात तुम जानते हैं। तो अपन लिखते हैं जब ओमेगा है, या अपन पहले ये कर लेते हैं, चलिए जब ओमेगा है तो ये हो जाएगा e डिवाइडेड बाय z की वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, एंड एक्सी इज 1 बाई ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरी बात, जब करंट I बाई 2 हो गया था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, तब फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा बाई 3, तो इस बार जब आप यहाँ लिखेंगे z में तो फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा बाई 3 के बराबर 1 बाई सी स्क्वायर, ओमेगा बाई 3 का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर बाई 9, तो ऊपर आ जाएगा 9। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा बाई 3 का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर बाई 9, ये आपको मिल गया यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है, इनका रेशियो कर ले लें तो अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन इनको स्क्वायर करके इनका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करके रेशियो लेंगे तो यहाँ से मिलेगा, देखिए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, उसे मैं नहीं लिख रहा। डिनोमिनेटर वाला अब न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 9 बाय सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इधर भी आई स्क्वायर कैंसिल आया 4, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो 4 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 9 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। सॉल्व करें, आर स्क्वायर को एक तरफ लेते हैं तो आएगा 3 आर स्क्वायर, और उसको उधर लेके गया तो आएगा 5 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलता है आर इक्वल टू रूट ओवर 5 बाई 3, या अपने को 1 बाई सी ओमेगा चाहिए तो अपन लिख लेते हैं इधर से ऐसा 1 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 5 आर स्क्वायर। ये आपको यहाँ से मिल गया। अब अपने को आर और इसका रिलेशन मिल गया, दिस इज नथिंग बट एक्स सी का स्क्वायर, ये क्या है एक्स सी स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 5 आर स्क्वायर, ऐसा है। अपने को एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। अब अपन चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, आपको पूछा था एक्स सी बाई आर का रिलेशन, रेशियो ऑफ एक्स सी बाई आर, तो यहाँ से अपन आराम से मिल जाएगा एक्स सी बाई आर इज इक्वल टू रूट ओवर 3 बाई 5, स्क्वायर है तो रूट लेना पड़ेगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा एक्स सी बाई आर इक्वल टू रूट 3 बाई 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा चेंज करने से टोटल इंपिडेंस चेंज हुआ, उसकी वजह से करंट भी चेंज हुआ, ये बात हम यहाँ पे आराम से देख पा रहे हैं, ठीक है। ओमेगा को ओमेगा बाई 3 किया तो करंट भी आई से आई बाई 2 हो गया। क्लियर है बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कुल मिला के है बेसिक फंडे ही, अब उनको अलग अलग तरीके से आपको यूज करना है, वो आराम से किया जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक 50 वॉट 100 वोल्ट्स 50 watt and 100 volts lamp is to be connected to an AC mains, ये लैंप की रीडिंग्स हैं, इसको AC से कनेक्ट किया गया of 200 volts and 50 hertz। पूछा गया what capacitance is essential to be put in series with the lamp। क्या क्वेश्चन है, what capacitance is essential to be put in series with the lamp, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो सोचिए इस पे। तो चलिए सर्किट थ्योरी में अपने ऐसा क्वेश्चन किए थे कि जब बल्ब की रेटिंग्स दे रखी थी तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, उस बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो चलिए यहाँ भी करो। बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये हमें पता है ना, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आप उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे वी स्क्वायर बाई पी, यही काम हम वहां भी करते थे। वी क्या है, उसकी जो रेटिंग आपको दे रखी है वो, और पावर भी ये आपको यूज करनी है। तो यहाँ से आप यूज करेंगे 100 का स्क्वायर बाई 50, रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 200 ओम्स के बराबर।
ठीक है, तो इस बल्ब का या इस लैंप का रेजिस्टेंस आपको मिल गया 200 ओम्स। अब इस लैंप को आपको कनेक्ट करना है एसी से। तो पहले मैं अगर इसमें मैक्सिमम करंट निकाल लूं जो इससे पास हो सकती है वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि एसी में भी मैक्सिमम करंट उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर गई तो लैंप फ्यूज हो जाएगा। तो पहले अपन डीसी पे देख लेते हैं, जो इसकी रेटिंग्स दे रखी हैं उसके हिसाब से इसमें मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है। तो मैक्सिमम करंट होती है V बाय आर। आप इसे लगा रहे हैं 100 वोल्ट्स की सप्लाई पे, रेजिस्टेंस इसका आपने निकाला 200, मतलब 0.5 एम्पियर इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है। करंट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन इसको कनेक्ट करते हैं एसी पे। तो अगर जब एसी पे कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है एसी पे जब करंट देखा जाता है तो आता है E बाय जेड के बराबर, क्योंकि वहां टोटल हो जाता है जेड। और ये जो करंट है ये 0.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अपने को अगर Z चाहिए ऐसा कि करंट 0.5 से ज्यादा ना हो, तो मैं इसको लिखूंगा E बाई आई मैक्स। Z ऐसा होना चाहिए। E आपको दे रखा है AC का, AC इज 200 वोल्ट्स, तो 200 वोल्ट्स यहाँ यूज कर लेते हैं। डिवाइड बाय आई आपने देखा था 0.5, तो अपने को यहाँ से समझ में आया कि इस सर्किट का जो Z होना चाहिए वो 400 ओम्स होना चाहिए। कि अगर इस बल्ब को आपको एसी में यूज करना है तो सर्किट के लिए Z 400 ओम्स होना चाहिए, तभी आप इसे यूज कर पाएंगे। और एक बार Z मिल गया, R अपने को पता है, R आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 200 ओम्स के बराबर। ओमेगा आपको गिवन है या F गिवन है, यहाँ से ओमेगा निकाली जा सकती है। सब चीजें आपके पास अब आ चुकी हैं, क्योंकि अपने को पता है Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XC²। XC क्यों लिखा है? क्योंकि आपसे कैपेसिटेंस के बारे में पूछा गया है, इंडक्टेंस की यहाँ कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसको Z² इक्वल टू R² प्लस 1/ओमेगा² C²। और यहाँ से C आपको कैलकुलेट करना है, R आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 400² इक्वल टू R आपने निकाला 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा 2 पाई इंटू 50 का स्क्वायर इंटू C²। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी C इक्वल टू, फाइनल आंसर बता रहा हूँ आपको, 9.2 माइक्रोफैरड। कैलकुलेट आप खुद करेंगे इसे, कैपेसिटेंस आएगा फाइनली 9.2 माइक्रोफैरड्स। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डीसी पे जब ये कनेक्टेड था या डीसी पे नहीं था, आपको सिर्फ रेटिंग दे रखी थी, तो आपको उससे पहले मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करनी है। वो करंट चाहे एसी हो या डीसी, उससे ज्यादा अगर करंट गई तो वो फ्यूज हो जाएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो रेटिंग के हिसाब से पहले आपने उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, मैक्सिमम करंट कैलकुलेट की, फिर आपने जब उसको एसी पे एक्चुअली कनेक्ट किया तो हमने उसका इंपेडेंस निकाला उस करंट को यूज करके, और वो इंपेडेंस से हमने फिर फाइनली कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड, ठीक है भाई, एंड एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी, ओके, एलसी सर्किट की बात हो रही है, आर जॉइंड इन सीरीज, एन एसी ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज एसी की, is applied to the combination, what is the impedance of the combination? impedance of the combination मतलब x या z आपसे पूछा गया है। ठीक है, impedance of the combination मतलब z कितना है ये आपसे पूछा गया। तो कैसे कैलकुलेट करें भाई? z का फॉर्मूला अपने को पता है, होता है √R² प्लस x²। अब यहाँ पे r तो 0 है, तो कुल मिला के z हो जाएगा x के बराबर। और x क्या होता है? नेट इम्पिडेंस इज नेट रिएक्टेंस इज XL माइनस XC, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आप XL कैलकुलेट करो, XC कैलकुलेट करो और अपना आंसर यहाँ से बता दो, कोई खास बात नहीं है। XL कैसे आएगा? ओमेगा L से। ओमेगा कहाँ से आएगा? 2 पाई F से आएगा, तो 100 पाई हो गया आपका ओमेगा। तो ये जाएगा 100 पाई इंटू L इज 1, ये आ गया XL। XC आ जाएगा 1/ओमेगा C, मतलब 1/100 पाई इंटू 10 माइक्रोफैरड, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6, ये ओम आ गया आपका XC। यहाँ से आप अपना फाइनल आंसर बता सकते हैं, x इक्वल टू XL माइनस XC से। मैं आपको बताता हूँ आपका जो फाइनल आंसर आएगा, Z
इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4.47 ओम्स, ठीक है, या 14 बाई पाई ओम्स, एक्चुअली ये आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है a 200 kilometer long telegraph wire has capacity of 0.014 microfarad per kilometer। कैपेसिटी जो आपको दे रखी है 0.014 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर, और ये किसके लिए दे रखा है? एक वायर है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 200 किलोमीटर्स, उसके लिए कैपेसिटेंस आपको पर किलोमीटर दे रखा है 0.014 माइक्रोफैरड। If it carries an alternating current of frequency 5 kilohertz, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5 किलोहर्ट्ज, मतलब 5 into 10⁻³ हर्ट्ज। What should be the value of an inductance required? L आपसे पूछा गया है to be connected in series so that the impedance is minimum। ये आपका क्वेश्चन है, such that the impedance is minimum। impedance minimum आपको करना है। impedance होता है Z, Z की वैल्यू यहाँ पे होती है x के बराबर, क्योंकि यहाँ पे R नहीं है तो XL माइनस XC। और Z मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 0, क्योंकि Z कैन नेवर बी नेगेटिव। रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब XL इक्वल टू XC हो जाए। क्या यही अपनी रेजोनेंस की भी कंडीशन थी? यस। तो बस यहाँ से आपको ओमेगा L इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, यहाँ से ओमेगा आपको मिल जाएगा 1 बाई रूट LC, ये आपको मिल गया। अब आपको ओमेगा पता है क्योंकि एफ पता है, आपको सी पता है, आपको एल कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपके सामने बन चुका है, आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो सी अगर अपने को टोटल निकालना है तो सी हो जाएगा 0.014 इंटू 200 किलोमीटर्स, तो ये आपका सी जो आएगा वो आएगा 2.8 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये सी यहाँ यूज करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई एफ, एफ है आपके पास एफ इंटू 10⁻³ सॉरी 5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1 बाई रूट एल इंटू सी इज 2.8 इंटू 10⁻⁻⁶। स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 10 बाई पाई इंटू 2.8 ऐसा, जिसको आप लिखेंगे मिली हेनरी, या जिसका फाइनल लिख सकते हैं 0.36 मिली हेनरीज। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो इन पे बेस्ड थे। आगे बढ़ते हैं अपन एलसीआर सर्किट की तरफ कि अगर तीनों एलिमेंट्स इस बार अपने लगा दिए तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो वही अपना तीनों एल है, सी है और आर है, तीनों सीरीज में है। देखो अपन सीरीज सर्किट की बात करते हैं, इसी में हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल सर्किट की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आर सी और ये तीनों रेजिस्टेंस हैं। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है अपने पास। अब जब ये अप्लाई किया गया है तो हमें पता है कि इसका जो नेट रिएक्टेंस होगा वो होगा एक्सएल माइनस एक्ससी के बराबर, जो हमें पता है होगा ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी के बराबर। ओके, हमें ये भी पता है कि इसका जो जेड होगा वो होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये भी पता है भाई। दूसरी बात हमें ये पता है कि आई नॉट जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा ई नॉट बाई जेड से, वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई नॉट बाई जेड, जेड इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये यहाँ का आई नॉट हो जाएगा। हमें फाई भी पता है, फाई कैसे लिखा जाता है? टेन इनवर्स एक्स बाई आर, तो ये आपको मिलेगा टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी बाई आर, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। करंट की वैल्यू पता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये भी हम लिख सकते हैं आराम से। तो ये सारी वो चीजें हैं जो 7 चीजें हमने कल बोली थी कि इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है।
यहाँ तक तो सारी बातें अपन आराम से कर ही सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस एलसीआर सर्किट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो है करंट जो है वो मैं करंट में लैग, लीड और बी इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि वो लीड कर रहा है, लैग कर रहा है या फेज में है, जब तक कि आप डेटा को ना देखें। डेटा कैसे देखेंगे? तो भाई हमने बोला था फेजर डायग्राम बनता है ऐसा कि करंट इस तरफ है, वी आर इस तरफ है, वी एल इस तरफ है और वी सी इस तरफ है, ऐसा था। अब सोचो अगर वी एल इज मोर देन वी सी, मतलब एक्स एल इज मोर देन एक्स सी, अगर ऐसा है तो क्या होगा? पॉजिटिव ऊपर की तरफ आएगा, ऐसा हम लिखेंगे वी एल माइनस वी सी, और ये आएगा वी आर या ये आएगा आई, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो जो नेट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा और हम बोलेंगे कि यहाँ पे करंट जो है वो लैग कर रहा है इफ एक्सएल इज मोर देन एक्ससी, इफ एक्सएल इज मोर देन एक्ससी। पर अगर ऐसा नहीं है, उल्टा है, तो जो फेजर डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसा, क्योंकि इस बार पॉजिटिव आएगा नीचे, वीसी अगर बड़ा हो गया तो वीसी अगर बड़ा है वीएल से तो ये हम लिखेंगे एक्ससी इज मोर देन एक्सएल। और इस बार फेजर डायग्राम बनेगा ऐसा, यहाँ आई और वी आर है, नीचे वी सी माइनस वी एल है, जो नेट आएगा वो इस तरफ कहीं आएगा। इस बार करंट लीड कर रहा है। तो जब तक आप डेटा नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं बता सकते कि वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है या फेज में है। फेज में कब हो सकता है? जब वी सी इक्वल टू वी एल हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये बचेगा आई और वी आर, इस तरफ कुछ नहीं होगा। तो इस केस में जो नेट वोल्टेज आएगा वो भी इसी तरफ आएगा, तब फेज में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा। तो यही सारी बातें हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे करंट लैग करेगा, करंट लैग करेगा जब एक्स एल इज मोर देन एक्स सी, जो हमने डायग्राम यहाँ बता रखा है। करंट लीड करेगा जब एक्स सी इज मोर देन एक्सएल, जो ये यहाँ पे बता रखा है। और बी इन फेज तब होगा जब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाए। क्लियर है बात? तो फेजर डायग्राम से आप सारी बातें आराम से देख सकते हैं कि लीड कब करना चाहिए, लैग कब करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में वी एल और वी सी आप देखेंगे कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि नेट वोल्टेज कहाँ आएगा और वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा वी एल और वी सी से या एक्सएल और एक्ससी की वैल्यूज के हिसाब से, तभी आप बता पाएंगे कि करंट लीड, लैग या फेज में है। ठीक। सेकंड पॉइंट अगर इसका बात करें कि अगर एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाए तो क्या होगा? इफ एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी हो जाएगा, या फिर यहां से आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। क्या ये इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी? यस। या इसको अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी, क्योंकि भाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, एफ इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई होता है, तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी ये। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, the frequency f of applied AC is equal to the natural frequency of the circuit, जो कि लिखा गया है f नॉट से, which is equal to 1/2 पाई रूट एल सी। तो हम कह सकते हैं कि the circuit is said to be in resonance, the circuit is said to be in resonance। तो आपको ध्यान रखना है जब भी XL और XC बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि सर्किट इज इन रेजोनेंस। ठीक है। अब रेजोनेंस पे अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट हम रेजोनेंस पे बात करते हैं। इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है, खाली रेजोनेंस लिख लेते हैं। इन केस ऑफ रेजोनेंस नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये बात तो हम समझ गए। इसका मतलब ये कि एक्स एल इक्वल टू एक्स सी है, ये बात भी ठीक है।
पहली बात तो ये कोई कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी है। दूसरी बात ये कि जो नेट एक्स होता है वो होता है एक्सएल माइनस एक्सी, वो हो जाएगा 0। मतलब कह सकते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0। रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0 रेजोनेंस की कंडीशन में। ठीक है। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि जो z होता है वो होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। x 0 है तो यहां से आपको z मिलेगा r के बराबर। z कितना मिला? r के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि इम्पिडेंस जो है सर्किट का, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एंड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो z मिनिमम हो गया क्योंकि x 0 हो गया और z हो गया r के बराबर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत काम आते हैं, आपको एज इट इज याद रहना चाहिए। अगर इसे मैं फोर्थ पॉइंट देखा जाए तो लिखूंगा मैं, क्योंकि करंट लिखा जाता है V नॉट या अपन E नॉट ले रहे हैं तो E नॉट बाय Z से, और Z हो गया है R के बराबर, तो ये हो जाएगा E नॉट बाय R के बराबर, जो कि होता है मैक्सिमम। क्योंकि Z मिनिमम है तो करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस कंडीशन। करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है भाई। एलसी सर्किट जब आपने बात किया था ना तो आपने करंट इनफाइनाइट बोला था क्योंकि वहां आर कुछ था ही नहीं। अब तीनों है तो आर है, यहाँ पे आर है तो करंट इनफाइनाइट तो नहीं है पर मैक्सिमम है अभी भी। ठीक है। तो अगर इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम कैसा बनेगा भाई? जेड का अगर डायग्राम बनाऊं मैं ओमेगा के साथ, तो जेड का जो डायग्राम बनेगा वो तो बनेगा कि पहले जेड था, फिर जैसे जैसे आप इधर आए वैसे वैसे कम हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ऐसा बनेगा एक जेड का डायग्राम। जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हुआ तो जेड मिनिमम हो गया और वो हो गया आर के बराबर। ठीक है। पर अगर करंट का डायग्राम बनाया जाए तो जैसे जैसे जेड इंक्रीज होगा वैसे करंट डिक्रीज होगा। तो करंट का डायग्राम बनता है इसका उल्टा, कि करंट 0 से शुरू होगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर मिनिमम चला जाएगा। ऐसा बनेगा करंट का डायग्राम। ये होगा आई मैक्स ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे दिस करंट इज मैक्सिमम करंट, आई मैक्स करंट, जो कि आया था आपका ई नॉट बाय आर के बराबर। ठीक है। ये डायग्राम बनते हैं रेजोनेंस के। अब हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस से पहले जो करंट इन द सर्किट है वो लीड करता है अप्लाइड वोल्टेज से। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं बात करता हूं बिफोर रेजोनेंस, हमें पता है कि एक्स एल जो होता है ओमेगा एल होता है, एक्स सी जो होता है वो 1/ओमेगा सी होता है। मतलब अगर ओमेगा इंक्रीज करोगे तो एक्सएल भी इंक्रीज होगा और एक्स सी डिक्रीज होगा, ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है। तो मतलब जब तक ओमेगा बढ़ेगा एक्सएल बढ़ेगा, अगर ओमेगा कम है तो एक्सएल कम होगा एक्ससी बढ़ेगा, ये बात हम जानते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई रेजोनेंस कंडीशन से पहले तक जब दोनों इक्वल हो जाते हैं उससे पहले एक्ससी इज मोर, क्योंकि ओमेगा छोटा है तो उससे पहले बिफोर रेजोनेंस एक्ससी इज मोर देन एक्सएल, ऐसा कहा जा सकता है। और ऐसा जब होता है तो जो फेजर डायग्राम बनता है वो नीचे की तरफ बनता है, ऐसा VC माइनस VL ऐसा, और ये VR ऐसा, करंट भी इस तरफ आई, ऐसा फेजर डायग्राम बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो लीड कर रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। तुम बोलेंगे बिफोर रेजोनेंस आई लीड्स अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज AC वोल्टेज। ठीक है। फिर आफ्टर रेजोनेंस क्या हो गया? अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सएल बढ़ रहा है और एक्ससी कम होता जा रहा है। तो आफ्टर रेजोनेंस एक्सएल इज मोर देन एक्ससी। इस बार जो फेजर बनेगा वो ऐसा बनेगा VL माइनस VC, ये होगा I कमा VR, और ये आपको बनेगा नेट V। तो इस बार हम बोलेंगे कि जो I है वो लैग कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज से, तो I लैग्स बिहाइंड AC वोल्टेज। क्लियर है बात? और एट रेजोनेंस क्या था? एट रेजोनेंस दोनों बराबर थे, XL इक्वल टू XC। तो इस बार जो फेजर बनेगा
वो बनेगा सिर्फ ऐसा आई और वी आर, और नेट वी भी इसी तरफ होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों बराबर हैं। तो यहां पे अगर बात की जाए तो आई इज इन फेज विथ एसी वोल्टेज। क्लियर है बात? तो ये अनदर इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान रखेंगे कब वो फेज में रहता है और कब वो लीड करता है, कब वो लैग करता है। सब काम आप फेजर डायग्राम से कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि फेजर बनाना कैसे है, कैसे कैसे ये वेरी करता है। अच्छा देखो, मैं सीधा जिधर V है मैं उधर सीधा सीधा, जैसे VL लिखना है तो मैं सीधा इसको XL के सिमिलर मान लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट है ना। VL क्या होता है? I इंटू XL। VC क्या होता है? I इंटू XC। और VR क्या होता है? I इंटू VR। और तीनों में करंट तो सेम है, तो जितना XL ज्यादा होगा उतना ही VL होगा। इसलिए मैं सीधा सिमिलर टू XL VL को एक जैसा फेजर बना लेता हूँ। ठीक है चलिए, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कब कौन लीड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रिएक्टेंस इज जीरो। ये बात भी ठीक है, क्योंकि x जीरो है तो बोल सकते हैं कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रिएक्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो जो भी फाइनल पोटेंशियल आता है वो सीधा सीधा वी आर के बराबर आता है एट रेजोनेंस कंडीशन। V इक्वल टू वी आर आता है नेट पोटेंशियल। रेजोनेंस पे बात कर ही चुके थे, अभी हमने देखा था, देखो नेट पोटेंशियल वी आर के बराबर है, बाकी दोनों कोई है ही नहीं रेजोनेंस कंडीशन पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक टर्म आती है पावर फैक्टर की। अभी के लिए आप इसे बस याद, ऐसा ही याद कर लीजिए पावर फैक्टर। हम नेक्स्ट वीडियो में जब पावर की बात करेंगे तो उसके बारे में और बात करेंगे। पावर फैक्टर होता है कॉस ऑफ फाई के बराबर। फाई वही फेज एंगल जो आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, कॉस फाई के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है आर बाई जेड। आपने वो ट्राइंगल याद किया था ना, उस ट्राइंगल में देख सकते हैं आप, ट्राइंगल ऐसा था, ये था जेड, ये था आर और ये था एक्स, और ये एंगल था फाई। तो यहाँ से देख लिए कॉस फाई कितना आ रहा है, आर बाई जेड के बराबर। ऐसी ट्राइंगल हमने याद किया था लास्ट वीडियो में, वही है। तो आर बाई जेड इसको बोलते हैं कॉस फाई। कॉस फाई होता है पावर फैक्टर। तो यहाँ पावर फैक्टर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन पे सारी बातें रेजोनेंस की चल रही हैं अभी, तो रेजोनेंस कंडीशन पे जेड होता है आर के बराबर, मतलब कॉस फाई हो जाता है 1 के बराबर। पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो पावर फैक्टर होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो पावर फैक्टर अगर मैक्सिमम है तो पावर जो लिखी जाती है वो भी लिखी जाती है ऐसा कि आप अगर एवरेज पावर लिखते हैं तो P एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। दिस इज एवरेज पावर। सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, अभी के लिए जस्ट मैं रेजोनेंस के साथ इसको लिंक करना चाह रहा हूँ, इसलिए भी साथ में लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई इज नथिंग बट 1, और ERMS होता है E नॉट बाई रूट टू, ये होता है I नॉट बाई रूट टू इंटू 1। तो ये आपके पास आएगा हाफ ऑफ E नॉट I नॉट पावर एट दी एवरेज पावर एट दी रेजोनेंस। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, रेजोनेंस के क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है और क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस का जो सर्किट होता है उसे एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं भैया? एक्सेप्टर सर्किट इसलिए क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है एसी की, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, तुरंत करंट बढ़ जाता है। तो अगर बहुत सारे आपके पास वहां पे हैं, अगर बहुत सारे करंट आपके पास हैं whose frequency is equal to its natural frequency, तो वो उस करंट को तुरंत कैच कर लेता है। तो जैसे आप एफएम में आपने देखा होगा, पहले रेडियो जो चलते थे या कार में जो अपने रेडियोस होते हैं, उसमें एक नॉब होती थी घुमाने के लिए। वो नॉब जब आप घुमाते थे तो बेसिकली आप उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे। जैसे सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी, और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं अभी, मतलब एफएम स्टेशन हैं, उन्होंने अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज की जो वेव्स हैं वो सब जगह डाल रखी हैं। तो बहुत सारी वेव्स उस रेडियो के आसपास हैं। अब उसमें से वो कैच कौन सी करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी है।
तो जैसे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, वो तुरंत स्टेशन बजने लगता है, क्योंकि इस बार करंट मैक्सिमम हो गई, वो जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कई बार देखा भी होगा कि जैसे जैसे आप नॉब को थोड़ा सा और घुमाते हैं, सिग्नल्स मिक्स होने लगते हैं, है ना, दो स्टेशन एक साथ आवाज आने लग जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि तब कोई भी कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन नहीं है, किसी का भी करंट मैक्सिमम नहीं है, तो सारे अपना अपना उसमें देते रहते हैं आपको इनपुट। ठीक है, तो हम करते क्या है एफएम में, बेसिकली सर्किट का फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी हैं, जैसे ही किसी से मैच होती है वो बजने लगता है, फिर हम चेंज करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी किसी से मैच होती है, रेजोनेंस होता है और वो बजने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि बहुत सारी अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज में से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सर्किट की जैसे फ्रीक्वेंसी है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत। नेक्स्ट अगर बात करें तो रेजोनेंस पे जो आपने आई लिखा, आई नॉट को आपने लिखा ई नॉट बाई आर, क्योंकि जेड इक्वल टू आर था यहाँ पे। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूं अक्रॉस इंडक्टर, तो क्या लिखूंगा? वी एल इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल, यह लिखा जाएगा। या इसको अगर पूरा लिखूं तो मैं लिखूंगा आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई आर और एक्स एल इज ओमेगा एल। तो ये कितना आएगा देखो ध्यान से, मैं इसे लिख सकता हूँ वी एल इक्वल टू क्यू टाइम्स ई नॉट, है ना, वेयर क्यू इज ओमेगा एल बाई आर। और ये क्यू जो है ये कहलाता है आपका क्वालिटी फैक्टर। क्या कहलाता है? क्वालिटी फैक्टर। ये बात है रेजोनेंस के रेजोनेंस टाइम की ही। तो क्वालिटी फैक्टर जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस होता है या कैपेसिटेंस होता है इज क्यू टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज। हम लिख, क्योंकि वीसी भी यहाँ बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भाई Z इक्वल टू आर आपने बोला है, रेजोनेंस कंडीशन है, ये तभी पॉसिबल है जब VC इक्वल टू VL होता है या XC इक्वल टू XL होता है। तो रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो दोनों पोटेंशियल्स इक्वल होंगे, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के क्रॉस इक्वल होगा और वो होगा Q टाइम्स E नॉट के बराबर। दिस Q इज क्वालिटी फैक्टर। तो इसीलिए जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसे उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी कहलाती है, क्योंकि ये क्वालिटी फैक्टर जो है ये Q, ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन का काम कर रहा है। देखिए VC और VL का क्रॉस अगर अपन बात करें तो वो आ रहा है Q टाइम्स E नॉट, जहां Q इज मोर देन वन, कैन बी मोर देन वन। अगर मैं ओमेगा एल को ऐसा अरेंज करूं कि ओमेगा एल इज मोर देन आर, तो देखिए Q इज मोर देन वन। तो सोचो कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस मिलेगा। तो इसीलिए जो रेजोनेंस सर्किट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होती है वोल्टेज मैग्निफिकेशन की भी। तो क्वालिटी फैक्टर हमें ध्यान रखना है। क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द अप्लाइड वोल्टेज। इसको लिख सकते हैं वी एल बाई ई नॉट या वी सी बाई ई नॉट, ऐसा। क्लियर है बात? तो रेजोनेंस के केस में ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम बात करेंगे पावर इन द सर्किट और फिर आगे चलेंगे इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।